हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो नायब तहसीलदार का 2018 में पेपर कंडक्ट किया गया था, तो उसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप गाइज इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू द सब्सक्राइब एंड देन यू विल शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज ozone layer which absorbs harmful solar ultraviolet radiations is found in which layer of the atmosphere? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, जो ग्राउंड लेवल जो अर्थ के साथ टच होता है, ठीक है। देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर फिर सब डिवाइडेड है आइनोस्फेयर में, ठीक है, और लास्ट में है एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये जो ओजोन है ये किस लेयर में हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। ये हमें देखने को मिलता है स्ट्रेटोस्फेयर में। और अगर हम इस स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे, ये क्लाउड फ्री रहता है, क्लाउड फ्री रहता है, और जिसका रिजल्ट ये है कि यहाँ से एरोप्लेन्स फ्लाई करती है। तो ये भी पूछा जाएगा कि इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एरोप्लेन्स आर मूविंग या एरोप्लेन्स आर ट्रैवलिंग। तो रिजल्ट आंसर विल बी स्ट्रेटोस्फेयर। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर। अब ये ओजोन है क्या? बेसिकली ये ओजोन एक ब्लैंकेट की तरह है जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है और जो हमें प्रिवेंट करता है, जो भी सन से हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो दिस एक्ट्स एज अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कहां से इमिट होती है? सन से इमिट वो हो जाती है, ठीक है। समझ आया? क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, what is the unit of measurement for the total amount of ozone in the atmosphere above the point of the earth's surface? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ओजोन प्रेजेंट हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है, हम इसको किस यूनिट ऑफ मेजरमेंट में मेजर कर रहे हैं? बताओ, किसी को पता है क्या? तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज द डॉब्सन यूनिट। हम इसको इसमें मेजर कर देते हैं। और ये क्या मेजरमेंट यूनिट है? अगर एग्जामिनर ने आपको कहा कि इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम है डॉब्सन, क्या है? डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, ये याद रख लेना। क्या है? डॉब्सन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम थिकनेस ऑफ ओजोन मेजर कर देते हैं। अब और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि कितनी थिकनेस है किसकी? ओजोन लेयर की। बताओ कितनी थिकनेस है? डेट इज अबाउट 3 mm। 3 mm थिकनेस है किसकी? ओजोन लेयर की। दिस इज अबाउट 300 डॉब्सन यूनिट्स। 300 डॉब्सन यूनिट्स ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द सार्क समिट मीटिंग्स हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस विद रेस्पेक्टिव ईयर्स। अब हमारे पास डेटा दिया गया है रिगार्डिंग द सार्क, साउथ एशियन, क्या है वो? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये एक क्या है? बताओ, एक बॉडी है, ठीक है। और अब इसके बारे में हमें डिटेल दी गई है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा एक मैच हमें करेक्ट है, या इनमें से कौन किसके साथ ज्वाइंटेड है या ठीक है, करेक्ट मैचड है। किस ऑप्शन का आंसर क्या होगा, ठीक है, राइट। तो पहले अगर हम बात करेंगे सार्क के बारे में, ठीक है, इसको कब फाउंड किया गया था? दिसंबर, इसी से इसका आंसर भी निकलेगा, ठीक है। दिसंबर 8, 1985। कहां पे?
ढाका में, डेट इज इन द बांग्लादेश। बांग्लादेश में इसको फाउंड किया गया था। डेट मीन्स के फर्स्ट समिट या फर्स्ट कॉन्फ्रेंस या फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हेल्ड की गई होगी? ढाका में। तो ढाका का फर्स्ट है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1985। डेट मीन्स फर्स्ट का बी होगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन पे फर्स्ट का बी, तो ए भी कैंसिल हो जाएगा, सी भी कैंसिल हो जाएगा। अब रहे बी और डी। तो फाउंडेशन फर्स्ट की जब की गई थी 1985 में ढाका में, और उसके बाद 1987 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था काठमांडू, जो नेपाल में है। तो 1987 काठमांडू में शिफ्ट किया गया था। डेट मीन्स की 1987 की जो मीटिंग थी वो हेल्ड की गई थी कहाँ पे? काठमांडू में। काठमांडू ये वाला ऑप्शन है ना थर्ड, देखो 1987, ये होगा डी। डेट मीन्स 3 का होगा डी, 3 का देखो 3 का होगा डी। डेट विल बी द ऑप्शन नंबर सेकंड। तो मिल गया हमें आंसर। लेकिन अब इस्लामाबाद, इस्लामाबाद डेट्स इन द पाकिस्तान, जो 1988 में वहां पे मीटिंग की गई थी, और फिर 1986 में बेंगलोर में इंडिया में क्या मीटिंग की गई थी। और फिफ्थ मीटिंग जो इंपॉर्टेंट मीटिंग थी वो मालदीव्स में रखी गई थी। मालदीव्स कब? 1990 में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने होंगे। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। अगर किसी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा मनी प्रिंट की जाएगी, उससे जो इन्फ्लेशन होगा, उस इन्फ्लेशन से क्या होगा? सपोज ये कंडीशन इस तरह अराइज हो जाती है। सपोज मार्केट में 10 चीजें अवेलेबल है, राइट, लेकिन लोगों के पास 100 चीजें खरीदने की पैसे हैं। इससे रिजल्ट क्या होगा कि जो सेलर होगा, जो बेचने वाला होगा, वो इसका प्राइस, इस प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि इस चीज की डिमांड अभी ज्यादा है और इसकी प्रोडक्शन, इसकी सप्लाई अभी बहुत कम है। तो इसलिए इन्फ्लेशन राइज होगा। तो उस इन्फ्लेशन को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ आया? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हु अमंग द फॉलोइंग कन्फर द टाइटल ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। गांधी जी को किसने टाइटल दिया था फादर ऑफ द नेशन? बताओ, कोई बता सकता है? वो दिया था 1944 में। चलो मैं यहीं से बताता हूं। 1944 में वो टाइटल दिया गया था महात्मा गांधी को। कहां से? सिंगापुर से। अब बताओ, सिंगापुर से। तो वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। सी राजा गोपाल आचार्य किस चीज के साथ लिंक्ड है? CR फार्मूला। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह 1928। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इसने जो 1935 का एक्ट आया था, 1935 का जो एक्ट आया था, उसको कहा था कि ये न्यू एक्ट ऑफ स्लेवरी है, ये गुलामी का एक और एक्ट है हमारे ऊपर। और उसने एक इंपॉर्टेंट बात की थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में। उसने कहा था दे आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। किनको कहा था? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट दैट वाज सेंट इनटू ऑर्बिट बाय सार्क कंट्री फॉर द टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। उस सैटेलाइट का नाम क्या था जो सार्क कंट्रीज ने भेजी थी ऑर्बिट में? किस चीज के लिए? टेक्निकल और साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है। तो उस सैटेलाइट का नाम था GS-89 और इसको लॉन्च किया गया था 5 मई। ये डेट्स याद रख लेना। ठीक है, 5 मई 2017। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये जो 2018 में पेपर लिया गया था, इसके करंट अफेयर्स 2017 से लिए गए थे।
और वो करंट अफेयर्स जो हाईली थी, उनकी लेवल हाई थी, ठीक है, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस उनमें था। तो इसलिए इसके हिसाब से आप इस नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन कर सकते हो। पेपर विल बी वेरी डिफिकल्ट, नॉट इजी, डेप्थ में पेपर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे चीज़ों को आप अपने जहन में रखो, जो भी पढ़ना है डेप्थ के साथ पढ़ना इस एग्जाम के लिए, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री गेट्स abundance of sunlight, of late solar cells have become popular in the country even in its remotest locations these cells are also called। कहता है कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब क्या है कि ये जो रीजन है इक्वेटर से अप टू, बताओ कहां तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन हम सभी जानते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के स्टेट से पास हो जाती है, ठीक है ना। तो इंडिया का जो साउदर्न पोर्शन है वो कंप्लीटली लाई करता है ट्रॉपिक्स में, ठीक है, और वहां पे अबेंडेंस ऑफ सनलाइट है। अब इंडिया ने क्या किया है कि उसने उसी सनलाइट को यूटिलाइज किया है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। तो अब क्वेश्चन है कि उन सेल्स को क्या कहा जाता है जो हमें हेल्प कर रही है उस सनलाइट को चेंज करने में इनटू द इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है दैट इज द फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बता क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज। यूनाइटेड नेशंस का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके मेंबर्स है 54, और इन मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जो यूएन की जनरल असेंबली है, जनरल असेंबली है, वो इन मेंबर्स को इलेक्ट कर रही है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? दैट इज द 54। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। इनमें से कौन सा एक नोबल गैस नहीं है? नोबल गैसेस आर दोज गैसेस दे आर आल्सो कॉल्ड स्टेबल गैसेस, स्टेबल गैसेस, लीस्ट रिएक्टिव गैसेस, क्योंकि ये अपने अपने स्टेबल है, प्रॉपर है, ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं है किसी के साथ मिल जाने की, सो दैट दे बिकेम स्टेबल, ये खुद ही स्टेबल है। इनमें से कौन कौन सा आता है? हीलियम भी आता है, ठीक है, नियॉन भी आता है, ठीक है, एर्गॉन भी आता है, और एक और है क्रिप्टॉन भी आता है, जिनॉन भी आता है, ठीक है, ये आपको याद रख लेने हैं, और रेडॉन, और रेडॉन भी आता है। तो नाइट्रोजन इज नॉट ए नोबल गैस, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। एक बायोटिक कम्युनिटी, एक लिविंग कम्युनिटी में, एक बायोटिक इकोसिस्टम में, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? आपने तो फूड चेन पढ़ी होगी, फूड चेन, इसमें से पहले कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है इस प्रोड्यूसर से, प्लांट्स से, ठीक है, तो वो उनको हम क्या कहते हैं? और प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स। क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द हर्बीवोर्स, राइट। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? Which of the following energy sources cannot be replenished in a short period of time? इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी जल्दी रिफिल नहीं होगा, जल्दी रीएग्जिस्ट नहीं होगा, ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा एक? पहले हम देखेंगे हाइड्रो एनर्जी, ये एक रिन्यूएबल
सोर्स ऑफ एनर्जी है, डेट मीन्स इट कैन बी रिन्यूएबल, ठीक है, ये एक रिन्यूएबल है। जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है, ठीक है, और विंड एनर्जी भी रिन्यूएबल है। और जो नेचुरल गैस है ये एक बार खत्म हो गया फिर इसका अगेन बन जाना, उसमें बहुत सारा टाइम लग सकता है, और नहीं भी ये क्या होगा, ये दोबारा फेल नहीं होगा, दोबारा हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज अ डिजीज डेट रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन। इनमें से वो कौन सी डिजीज है जिसको हम इन्फ्लेशन ऑफ स्किन जिसे होता है, ठीक है, एंड आल्सो नोन एज एक्जिमा, और उसको हम एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं। बताओ, पता है किसी को? तो उसको हम कहते हैं डर्माटिड्स, डर्माटिड्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA इज द अपेक्स बॉडी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया इज हेडेड बाय। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये एक हाई लेवल की एक बॉडी है इंडिया में, ठीक है, जिसका मेन काम है ये जो डिजास्टर होते हैं इसके साथ डील कर देती है। तो अब हमें बताना है कि इस बॉडी का हेड कौन होता है। बताओ कौन हो सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन सभी बॉडीज का हेड होता है जिनका हमें रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी बॉडीज होते हैं उनका हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये इसका हेड होता है, राइट, ठीक है। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ताजमहल इज बिल्ट विद व्हाइट मार्बल एंड थ्रेटन्ड बाय द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। थ्रेट टू ताजमहल फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ विच गैस। मथुरा रिफाइनरी जो है उससे थ्रेट क्रिएट हुआ है किसका? ताजमहल का। क्यों? क्योंकि वहां से कुछ ऑक्साइड्स निकलते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के, ठीक है, जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर देते हैं, जो इफेक्ट कर देते हैं मार्बल पे। तो इसलिए ताजमहल को थ्रेट है किसे? मथुरा रिफाइनरी से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या है? मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स विद देयर पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। अब हमें मैच करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को विद देयर पॉइंट्स। किस अमेंडमेंट में कौन सी चेंज लाई गई थी? फर्स्ट क्या है? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको कब लाया गया था? 1988 में, 1988 में। और इस एक्ट की जो खुसूसियत थी डेट वाज, इसमें वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी 21 से 18। तो फर्स्ट का होगा बी, ए का होगा 2, ए का होगा 2। यहां पे देखो ये भी क्लोज हो गया, ये भी क्लोज हो गया, ए का 2। अब ये दोनों है आपस में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज 66th, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था? बताओ 66th में क्या किया गया था? इसमें ये लिखा गया था कि अब हमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है। तो बी का होगा क्या? बताओ, बी का होगा थर्ड, बी का होगा थर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। 73rd में क्या किया गया था? इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत, इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायत। और इसको कब? 1992 में पास किया गया था, ठीक है, राइट। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? तो नेक्स्ट है दैट इज द स्कैर्वी इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ। स्कैर्वी किससे हो जाती है? ये हो जाती है
बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिनका मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, ये वहीं से हमें देखने को मिलता है। विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, और ये जो विटामिन का वर्ड ये दिया था कैसमीर फंक ने दिया था 1912 में। ठीक है, राइट, तो आंसर विल बी द विटामिन सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब हमें चूज करना है एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनमें से। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ध्यान से देख लेना। गोबर गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन क्रॉप्स, वेजिटेबल वेस्टेज एटसेट्रा डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये सेकंड स्टेटमेंट है। देन बायोमास इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देन प्लांटिंग मोर ट्रीज इज एनकरेज टू एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट। तो हम सभी को पता है कि बायोगैस का मेन जो कंस्टिट्यूएंट है दैट इज मीथेन एंड CO2, नॉट इथेन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द एनर्जी दैट इज हार्सनेड फ्रॉम द वोल्केनिक रीजन्स अंडर द अर्थ सरफेस एंड इज यूज्ड टू जनरेट पावर एंड हीट इज नोन एज। वो कौन सी एनर्जी है, वो कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी है? ठीक है, जो निकलती है जमीन के अंदर से और उन प्लेसेस से जहां सबसे ज्यादा वोल्केनोज आते हैं, और फिर उस एनर्जी को यूज किया जाता है टू जनरेट पावर एंड हीट। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं बताओ? जियोथर्मल एनर्जी, क्योंकि यही एक एनर्जी है जो जमीन के अंदर से निकलती है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? तो नेक्स्ट इज ऑयल स्पिल्स आर अ मेजर मैरीन इकोसिस्टम थ्रेट विच इंडियन सिटी फेस्ड दिस इशू इन जनवरी 2017। समंदर में शिप से ऑयल गिरना ये एक मेजर थ्रेट है। किस चीज के लिए? जो मैरीन इकोसिस्टम है, जो वहां पे जनजाति रहती हैं, उनके लिए बहुत सारा एक चैलेंज है। और ऐसा ही इवेंट 2017 में आया था। किस सिटी में ये हमें ये इवेंट देखने को मिला है? तो ये हमें देखने को मिला था चेन्नई में ये इवेंट हुआ था। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे फॉर द ईयर 2017? वर्ल्ड एड्स डे जो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और 2017 में इसकी थीम क्या थी? दैट वाज राइट टू हेल्थ, इसकी थीम थी। 2024 में इसकी थीम क्या थी? कोई बता सकता है मुझे? इसकी जो थीम थी दैट वाज टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। टेक द राइट पाथ, टेक द राइट पाथ एंड माई हेल्थ इज माई राइट। माई हेल्थ माई राइट, ये इसकी 2024 में थीम थी। ठीक है, राइट, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैसाकेरियन आइलैंड्स लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। मैसाकेरियन आइलैंड्स ये ग्रुप है आइलैंड्स का जो लोकेटेड है ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ, इसमें से कौन कौन से आइलैंड्स है? रियूनियन है, मॉरिशस है एंड रोड्रिग्यूज है। इन द ओशन दोज आइलैंड्स आर लोकेटेड। अब ये आइलैंड्स कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं? तो ये हमें देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में। ये हमें देखने को मिलते हैं इंडियन ओशन में। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर लेटेस्ट टू
एंट्री इन द WTO मेंबरशिप। क्वेश्चन पेपर 2018 का है। 2018 से पहले जो भी कंट्री, हमें देखना है ना, आज का क्वेश्चन है ही नहीं, ये 2018 का क्वेश्चन है। तो 2018 से पहले जो कंट्रीज WTO मेंबरशिप एक्सेप्ट जिन्होंने की है, हमें उसके बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनीवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इनमें से कौन सी कंट्री है? ये एक अफगानिस्तान इनमें से कंट्री है जिसने क्या किया था, जुलाई 2016, एग्जैक्ट डेट इज 29 जुलाई 2016 में उसने WTO की मेंबरशिप ले ली थी। अब मुझे आप बताओ 2024 में किन 2 कंट्रीज ने WTO की मेंबरशिप ले ली है? बताओ। चलो एक का नाम मैं बता देता हूं। एक है कामोरोस एक कंट्री है जिसने WTO की मेंबरशिप 2024 में ली है। और सेकंड आप मुझे बताओगे उसके साथ किस कंट्री ने ली है, ठीक है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट पे। Who is the Indian member of the International Court of Justice who was re-elected for second term? इनमें से कौन सा इंडियन पर्सन है इंटरनेशनल कोर्ट में जिसको सेकंड टाइम पे क्या री-इलेक्ट किया गया था सेकंड टर्म के लिए? तो पर्सन वाज दलवीर भंडारी, ठीक है। इसको री-इलेक्ट किया गया था 2017 में, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एड्स एंड HIV इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। एड्स कब मनाया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन। इसको 1 दिसंबर में मनाया जाता है, तो ये हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है न्यू दिल्ली में। और इस नेशनल ह्यूमन कमीशन को कब बनाया गया था? 12 अक्टूबर 1993 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट एंजाइन्ड टू एस्टैब्लिश पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस? इनमें से किस पार्ट में हमें ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसपे फोकस किया गया था पंचायत पे, ठीक है। तो सबको पता होगा आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, और आर्टिकल 40 इज द पार्ट ऑफ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आर्टिकल 36 से 51 और पार्ट 4 में हमें देखने को मिलते हैं। एंड DPSPs आर नॉन जुडिशियबल। तो आर्टिकल 40 में हमें ये कहा गया कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट NGO इज रिकॉग्नाइज्ड इन बेल्जियम अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट? बेल्जियम में एक डिजास्टर मैनेजमेंट NGO रजिस्टर्ड है और उस NGO का नाम हमें बताना है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, ठीक है। तो उसका नाम है TIEMS, दैट इज द इंटरनेशनल एमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी, द इंटरनेशनल एमरजेंसी मैनेजमेंट सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज
The economic reform popularly known as liberalization, privatization and globalization was aimed at making Indian economy fastest growing economy and globally competitive. This process started in 1990s के टाइम पे या 1992 में क्या हुआ था कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक थी और उस स्टेज में चल रही थी कि बिल्कुल ये ख़त्म होने को आ गई थी। और उसी टाइम पे ये पॉलिसीज़ प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन चलाई गई थी, क्योंकि इनमें से ये कहा गया कि जो भी फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे ट्रेड वगैरह कर सकती है, जिससे रिजल्ट ये होगा कि हमारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा और हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ भी मिलेगी। तो ये हुआ था 1992 में। और इसका जो अब आंसर होगा डेट इज द अर्ली 2000। इसमें ये पॉलिसीज लगाई गई थी। ठीक है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट कॉलबर्न, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। कॉलबर्न ने कहा कि बहुत सारे पैसे कुछ चीज़ों को के पीछे जा रही है, मतलब कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो जा रहे हैं किसी 4 या 5 या 10 चीज़ों के लिए। इससे क्या होगा? ये प्रोसेस क्या है? ये इन्फ्लेशन का प्रोसेस है। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या उसको कहते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये एक उसका ये मतलब था कि इससे इन्फ्लेशन हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड? इसको कब अडॉप्ट किया गया था? दैट इज इन द December 10, 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो दिस वाज द पार्ट फर्स्ट। ये क्या था? पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जितने भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे वो डिस्कस करेंगे, और जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जो कहा गया था उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड देन you will share video to your friends, and also you will subscribe our YouTube चैनल और अपने कमेंट्स में अपनी राय आप दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।